Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी क्लासेज चल रही है यूपी यूएमएस के लिए और नॉर्सेट के लिए और एम्स जोधपुर एसएनओ एग्जाम के लिए। ठीक है, एसएनओ के एग्जाम से रिगार्डिंग से मेरा क्या मतलब है कि एसएनओ के एग्जाम के अंदर आपको जो है वो थोड़ा अलग से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको रिसर्च मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगी, फार्मेकोलॉजी भी देखने को मिलेगी, सोशियो साइकेट्रिक के एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। वो सेम जो सिलेबस है जिस प्रकार से एसएनओ का है उसी प्रकार से यहाँ पे यूपी यूएमएस के अंदर भी एमसीक्यू जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिलेबस अपना डिफाइन करके रखा है कि हर सब्जेक्ट को हम टच करते हुए अपना एमसीक्यूज बनाएंगे। बाकी सिलेबस है तो नॉर्सेट के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन अपना चल ही रहा है। तो ये 3-in-1 क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, जितनी भी अपनी क्लासेस रहती है वो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए रहती है, मगर मेनली सबसे पहले एग्जाम किसका मानते हैं अपन, यूपी यूएमएस। तो उसके लिए बेसिकली उन्हीं के अपन प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। और बताना चाहूँगा यूपी यूएमएस के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। ठीक है, यूपी यूएमएस के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। ठीक है, उसके अंदर टोटल 25 मॉडल टेस्ट पेपर है जिसको हमने प्री यूपी यूएमएस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने काउंट किया है। ठीक है, उसके साथ में प्लस डेली टेस्ट सीरीज और आरएनसीसी की तरफ से जो डेली की टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे आपको इस टेस्ट पेपर के साथ में आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न है हमारा टेस्ट सीरीज का, जो हमारे आरएनसीसी का ऑफिशियल ऐप है। जो ये आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो में आपको प्ले स्टोर iOS पे आपको जो है वो ऐप प्रोवाइड हो जाएगी। शुरू करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, जनरल फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू। ठीक है, जो जनरल फर्टिलिटी रेट है वो किससे रेफर होती है, मतलब उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है उसकी। एमसीक्यू पूछा गया है आपसे। तो देखो, एक इस प्रकार की डेफिनेशन चाहे आपको बर्थ रेट से पूछ लो, डेथ रेट से पूछ लो, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी, इन सब की आपको डेफिनेशन देख के जाना है, क्योंकि इससे एक एमसीक्यू बनता है। कितने से इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो सब चीज़ आप पढ़ के जाना। ठीक है, तो एमसीक्यू बनता है इनमें से एक, और इजी एमसीक्यू है तो रॉन्ग भी कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो देखो, जनरल फर्टिलिटी रेट रेफर टू क्या है, ऑप्शंस क्या है अपने पास में। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, क्या बताया गया है कि पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन पे कितने नंबर लाइव बर्थ के हैं। ऑप्शन बी क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। तो कौन सी डेफिनेशन है वो जनरल फर्टिलिटी रेट को डिफाइन करती है, रेफर करती है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक होती है बर्थ रेट, एक होती है फर्टिलिटी रेट। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जनरल फर्टिलिटी रेट। तो अपना ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली फीमेल्स के अंदर कितना, यहाँ पे 1000 फीमेल्स पे कितनी बर्थ हो रही है वो क्या है, जनरल फर्टिलिटी रेट। अब देखिए बर्थ रेट का क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है ये किसका डेफिनेशन है, ये है बर्थ रेट का। ठीक है, बर्थ रेट का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, फीटल डेथ की। तो फीटल डेथ की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ फीटल डेथ पर 1000 टोटल बर्थ। ठीक है, 1000 टोटल बर्थ पे कितने फीटल डेथ हुए उनको, वो डेथ रेट क्या होती है, फीटल डेथ उसको हम कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं फीटल मोर्टेलिटी रेट। दोनों इक्वल है। इसी के सिमिलर देखिए एक और होता है, वो क्या है,
नियोनेटल डेथ, या फिर इसे हम कह सकते हैं नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फीटल की जगह नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, नियोनेट, वो ही सेम 1000 बर्थ लाइव बर्थ पे, ठीक है, 1000 लाइव बर्थ पे कितने नियोनेट की डेथ हुई है उसे हम क्या कहते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होती है, पेरीनेटल पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे हम, किसको, फिटल डेथ को और नियोनेटल डेथ को। तो पेरेंटल डेथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फीटल प्लस नियोनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, लाइव बर्थ, या फिर आप कह सकते हो लाइव बर्थ टोटल, ठीक है, लाइव हटा के टोटल लाइव बर्थ आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है, किसी सारे एमसीक्यू हैं, ध्यान में रखना डेफिनेशन से एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट कौन सी होती है, वो है नियोनेट इन्फेंट, नियोनेट तो हमारा हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या हो गया, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव। बट अब देखो इन सब में क्या आपको, देखो 1000 वर्ड आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा, उसके अंदर अपन 1 लाख अपन काउंट करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। नेक्स्ट क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट एमसीक्यू इनका बनता है। तो देखो ये क्या है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख आएगा, ना कि यहाँ पे 1000, 10,000 में नहीं आएगा, कितना आता है, 1 लाख। तो ये क्या है, अपने इस एमसीक्यू के सिमिलर जितने भी एमसीक्यू बन रहे थे वो हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। इनसे एक एमसीक्यू कई बार हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, मेथड टू ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे वैक्सीन को क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो कौन सा मेथड रिक्वायर है, कोल्ड चेन, वैक्सीन कैरियर, डीप फ्रीज, या फिर आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना क्या, कोल्ड चेन, ठीक है। कोल्ड चेन ही वो मेथड है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, किसका, वैक्सीन का, किस टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कुछ जगह पे टेम्परेचर कितना रहता है, -20 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मली ये टेम्परेचर कितना रहता है, +2 से +8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और लंबे टाइम तक करना होता है तो -20 डिग्री तक भी हम कुछ वैक्सीन को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कुछ लेवल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, स्टोरेशन करते हैं। तो देखो मेनली यहाँ पे स्टोरेशन के लेवल की बात करते हैं। तो देखो कोल्ड चेन के अंदर भी क्या आते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं। कोल्ड चेन एक प्रोसेस का नाम है, इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं जिनके अंदर क्या होता है, स्टोरेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम किसके, इक्विपमेंट की। इधर हम किसकी बात करते हैं, लेवल की, कौन सी जगह पे ये वाला प्रोसेस रहता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखो वॉक इन कोल्ड रूम, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, WIC। और ये कहाँ पे होता है, रीजनल लेवल पे,
मतलब ऐसा रूम जिनके अंदर हम वॉक कर सकते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे वैक्सीन स्टोरेशन होता है। ठीक है, तो रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या रहता है, वॉक इन कोल्ड रूम। इसके बाद में देखिए सेकंड वन कौन सा होता है, डीप फ्रीज। ठीक है, डीप फ्रीजर कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो आई फ्लाइंड रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट साइट। इसके में देखिए थर्ड वन, ये कौन से होते हैं, स्मॉल डीप फ्रीज, या फिर इनको भी क्या कर सकते हैं अपन, ILR। बट इनसे ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज के अंदर। आप समझ सकते हो कि ये कितना होता है, 140 लीटर का फ्रिज आता है, और ये कितना आता है, 300 लीटर का यहाँ पे फ्रिज रहता है। फ्रिज को जो आप देखते हो, जो सारे लीटर के अंदर आपको उनका देखने को मिलता है। ठीक है, उनका जो स्टोरेशन वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल रहता है, तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं हमारे PHC पे और अर्बन एरियाज के अंदर। ठीक है, अर्बन एरियाज में लाइक जो कम जगह हो बर्गर वो थोड़ा डेवलप हो PHC से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड बॉक्स की। तो देखो कोल्ड बॉक्स या फिर वैक्सीन कैरियर, या फिर इसे हम कह सकते हैं क्या, डे कैरियर। डे कैरियर कहाँ पे आते हैं, सब सेंटर या फिर विलेज लेवल पे। या फिर आप क्या करोगे, आउटरीच सेंटर्स वगैरह होते हैं जो थोड़ा गांव से थोड़ा दूर जगह पे, कोई जैसे छोटा कस्बा है। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको वैक्सीन करना है तो आप किस में लेके जा सकते हो, कोल्ड बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट MCQ अपना। ठीक है, टेम्परेचर मेनली यहाँ पे कितना रहता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करना है, स्टोरेशन करके रख सकते हैं अपन। कहीं पे अपन 3 मंथ करते हैं, कहीं पे 24 आवर्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट MCQ, आइसोलेशन ऑफ ए चाइल्ड विथ मम्स बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, एक बच्चे को क्या हो गया, मम्स हो गया है, और उसको क्या कर दिया गया है, आइसोलेशन कर दिया गया है। तो ये किस प्रकार का लेवल का प्रिवेंशन है यहाँ पे, इंटरमीडिएट प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन। आइसोलेशन करना किस प्रकार का प्रिवेंशन है। तो देखिए आइसोलेशन किया जा रहा है मम्स के लिए, मतलब यहाँ पे क्या है, रिस्क फैक्टर तो है मगर, ठीक है, तो उसको आइसोलेट कर दिया ताकि दूसरे पर्सन को साथ में ये कम्युनिकेबल ना हो। तो इसको यहाँ पे किसके अंदर रखा जाता है, तो ये होता है किसमें, प्राइमरी के अंदर। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विथ मम्स बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। तो देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से होते हैं, तो देखो मेनली 4 टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट होता है वो क्या होता है, प्राइमोडियल। ठीक है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होता है, इंडिविजुअल या फिर मास एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं रहता है, रिस्क फैक्टर को ये अवॉइड किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप समझ सकते हो। डिस्करेज द एडेप्टेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, या फिर आप कह सकते हो बिहेवियर। ठीक है, रिस्क फैक्टर वाले बिहेवियर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं अडॉप्शन करने से। क्या समझ सकते हो यहाँ से आप, तो देखो स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स। ठीक है, जो एक तो सोसाइटी के लिए खराब है, साथ साथ में पेशेंट के लिए भी, जो पर्सन के लिए भी खराब है, क्योंकि आगे जाके ये कोई ना कोई प्रकार की बीमारी कॉज कर सकती है। ये हो गया क्या, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, डिजीज होने से पहले रिस्क फैक्टर को ही आप क्या कर देते हो, अवॉइड करते हो। नेक्स्ट कौन सा होता है, सेकंड वन, वो होता है क्या, प्राइमरी। तो देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन में मेनली क्या आता है, देखो एक तो आता है क्या, हेल्थ प्रमोशन।
एंड दूसरा क्या आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फर्स्ट वन क्या था, हेल्थ प्रमोशन, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से, हेल्थ प्रमोशन से आप क्या समझोगे, तो देखो हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो हेल्थ की एजुकेशन, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन, क्या समझोगे एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन से, कि सेफ वाटर होना चाहिए, मतलब हाइजीन अच्छा रहना चाहिए पेशेंट के आसपास, सैनिटरी लेट्रिन्स वगैरह, ठीक है, इंसेक्ट्स पे कंट्रोल्स वगैरह, रोडेंट्स पे कंट्रोल्स वगैरह, एनवायरमेंट सेफ्टी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंज, इसके बाद में क्या कर दोगे आप, मैरिज काउंसलिंग करोगे, ठीक है, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस प्रकार के जो हेल्थ को प्रमोट करने वाली चीजें हैं वो सभी किस में आएगी, हेल्थ प्रमोशन में। और हेल्थ प्रमोशन किसका टाइप होता है, हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन का। तो देखो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है, इम्यूनाइजेशन, ये सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख के डायरेक्ट आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, किसके अंदर आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमोडियल, टर्सरी, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, किसमें होता है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में। सेकंड, कीमो प्रोफाइलेक्सिस, किसी भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्सिकली उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग देते हैं। ये ड्रग किसमें आती है, लाइक जैसे प्रोग्राम्स है, किसी प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया, उसके अंदर आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स दे दी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो क्या है इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन की सप्लीमेंटेशन की यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन, जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है वो यहाँ पे, ठीक है। यूज ऑफ हेलमेट्स, मतलब बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो हेलमेट रखो, सीट बेल्ट बांधो, तो किस प्रकार का प्रोटेक्शन है, एक्सीडेंट हो तो प्रिवेंशन रहे बॉडी का, ठीक है। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पे कंट्रोल किस प्रकार प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शंस मिले तो आपको क्या करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके बाद में देखिए थर्ड वन कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में देखो एक तो आता है क्या, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, किसी भी डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस करना। एंड इसके बाद में क्या आता है, इसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस से आप क्या समझते हो, देखो स्क्रीनिंग करना, जितने भी प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट है सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। कौन कौन से होते हैं, देखो पेप स्मीयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, ठीक है। और जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स है जिनमें प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बेगेसिस, बिसिनोसिस, तो इनकी भी स्क्रीनिंग होती है, सारे किसके अंदर आएंगे, अर्ली डायग्नोसिस। और स्क्रीनिंग जब जल्दी हो जाएगी तो क्या इसका ट्रीटमेंट भी हम जल्दी कर पाएंगे। तो देखो जो डॉट्स थेरेपी है किसमें आएगी, स्क्रीनिंग अर्ली ट्रीटमेंट के अंदर, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इसके बाद में देखो मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर लेप्रोसी, इसके बाद में देखो डेंटल फिलिंग, ठीक है, जो टूथ कैरीज वगैरह हो जाते हैं उनके अंदर क्या करते हैं अपन वापस कुछ अपन वापस एलिमेंट्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह भरते हैं, तो इसके अंदर क्या डेंटल कैरीज वगैरह प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। टूथ एक्सट्रैक्शन, ये भी किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एंड फाइनल वो कौन सा होता है, क्या, टर्सरी,
एक एमसीक्यू तो आपको इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। अच्छा टॉपिक है, एमसीक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं। तो टर्सरी प्रिवेंशन में देखो क्या होता है, एक तो होता है इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन, सेकंड इसमें क्या होता है, रिहैबिलिटेशन। डिसेबिलिटी को लिमिट करके क्या करना, रिहैबिलिटेट करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन। तो देखो किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद में हमने उसको क्या किया, प्लास्टर कास्ट लगाया। तो प्लास्टर कास्ट लगाना क्या होता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कि भाई फ्रैक्चर की वजह से गलत तरीके से जो है वो बोन वगैरह ना जुड़ जाए, एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर हो। अगर गलत तरीके से बोन जुड़ेगी तो पर्सन जो है वो हो सकता है डिसेबल्ड हो जाए। ठीक है, प्लास्टर कास्ट का एप्लीकेशन करना। ठीक है, और देखिए अगर किसी पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आया है तो देखो उसके अंदर O2 सप्लाई देना, मॉर्फिन देना, पेन हुआ, पेन से आगे जाके इस्चेमिया वगैरह हो सकता है। क्यों हो सकता है इस्चेमिया, क्योंकि कोरोनरी स्पाज्म होता है इसके अंदर, कोरोनरी इसका मायोकार्डियम के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ऑक्सीजन दे दिया हमने, मतलब इस्चेमिया से प्रिवेंट किया। ठीक है, इस्चेमिया से प्रिवेंट करेंगे तो वो क्या, एक तरीके डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो रही है। ठीक है, इसके हम देखो रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, स्कूल्स वगैरह उसके अंदर पढ़ाते हैं अपन। ठीक है, उनके लिए अलग तरीके का मेथड होता है, लाइक बुक्स वगैरह रहती है उनके अंदर, डॉट 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 करके वजह से कोई वर्ड बनाते हैं, लेटर बनाते हैं, तो जैसे ए बनाया हमने, तो इस प्रकार के डॉट्स बनाए हुए रहते हैं वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, इन पे अपनी उंगलियां वगैरह लगा के वो थोड़ा इनको समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए एक प्रकार का रिहेबिलिटेशन, सारे जितने भी प्रोग्राम है किसके अंदर आएंगे, रिहेबिलिटेशन के अंदर। देखो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, लाइक ये जो फ्रैक्चर है गलत तरीके से जुड़ गया और हमने इसको क्या किया, वापस ठीक किया, तो ये सर्जरी हमने करी, तो ये क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या, चारों प्रकार के हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ लिए हैं। इसके बाहर एमसीक्यू आपका नहीं जाएगा। ये सारे जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं इन सबसे एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इनको भी एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको जब आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो इनसे आपको एमसीक्यू यहाँ पे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द रूरल हेल्थ स्कीम वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। ठीक है, रूरल हेल्थ स्कीम लाई गई थी, ये किसके रिकमेंडेशन की, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाई गई थी, श्रीवास्तव कमेटी, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी, या फिर जंगलवाला कमेटी। रूरल हेल्थ स्कीम कौन सी कमेटी के बेसिस पे लाया गया था, इनसे भी देखो कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा एमसीक्यू बनता है। और यूपी यूएस के अंदर तो ये एक टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट होता ही है कि यूपी यूएस के अंदर प्रीवियस एमसीक्यूज भी इस टॉपिक पर से पूछा गया है। लाइक ये एमसीक्यू उन्होंने पूछा है, तो इसके रिलेटेड बाकी हो सकता है इस बार जो है वो बाकी कमिटी से आपको एग्जाम में एमसीक्यू करने को मिले, देखने को मिले। ठीक है, तो देखो रूरल हेल्थ स्कीम है, ये किसके बेसिस पे लाया गया था, कौन सी कम्युनिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे लाया गया था। तो देखिए इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, श्रीवास्तवा कमेटी। ठीक है, श्रीवास्तवा कमेटी जो थी उसके बेसिस पे ये क्या है, रिकमेंडेशन किया गया था। तो देखो श्रीवास्तव कमेटी से आपको क्या क्या एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू कब आया था, 1975 में। सेकंड एमसीक्यू, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, देखो हर कमेटी को एक स्पेशल नाम दिया गया था, मेडिकल, इसको क्या दिया गया था, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। ठीक है, तो श्रीवास्तव कमेटी वो कमेटी थी जिसको क्या नाम दिया गया था, मेडिकल एजुकेशन, सपोर्ट मैन पावर। इन दोनों चीज़ों पे इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो यहाँ पे क्या बनेगा कि श्रीवास्तव कमेटी ने क्या किया था, पैरा प्रोफेशनल कोर्सेज एंड जो हेल्थ वर्कर्स है कम्युनिटी के अंदर, कौन कौन से हेल्थ वर्कर, तो देखिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंस, इन सबको कौन लेके आया था, इन सब का कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था, तो ये लेके आए थे श्रीवास्तव
कमिटी। नेक्स्ट देखिए क्या एमसीक्यू बनता है। तो श्रीवास्तव कमेटी वो कमेटी थी जिन्होंने क्या डेवलप किया, रेफरल सर्विसेज बिटवीन, रेफरल सर्विसेज किसके बिटवीन, पीएचसी एंड हायर सेंटर। ठीक है, रेफरल सर्विसेज को किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने डेवलप किया था, तो श्रीवास्तव कमेटी ने। नेक्स्ट एमसीक्यू और क्या बनेगा इससे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज हेल्थ गाइड, कौन लेके आया था, श्रीवास्तव कमेटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर को सपोर्ट करने वाली थी, एक कमेटी थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, स्कीम का क्या नाम था, रोम स्कीम। ठीक है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, थोड़ा नया एमसीक्यू है। ठीक है, तो रोम स्कीम किसने चलाई थी, श्रीवास्तव कमेटी ने। क्या मतलब था रोम स्कीम का, तो रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, जो मेडिकल की जो एजुकेशन थी उसके अंदर इन्होंने रीओरिएंटेशन का एक स्कीम इन्होंने स्टार्ट की थी कि किस प्रकार से हम इसको रीओरिएंटेट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ 6 एमसीक्यूज और ये वाला 7th एमसीक्यूज टोटल हमने किससे डिस्कस कर लिया, श्रीवास्तव कमेटी से। तो एक ही एमसीक्यू से टोटल हमने 7 एमसीक्यू निकाल लिए हैं। अभी तो अपने पास में 3 कमेटी और है, मोर देन 30 एमसीक्यूज में आपको इधर इसी एक एमसीक्यू से सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि सर आपको एमसीक्यू सोल्व कम कराते हैं। ठीक है, हर लाइन में एमसीक्यू, अब इनको एक एक में एमसीक्यू बना के यार मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, मेरी तो ये थॉट प्रोसेस है। बाकी अलग बाकी कोचिंग्स में किस प्रकार से पढ़ाते हैं वो उनके हिसाब से वो अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, करतार सिंह कमेटी। तो करतार सिंह कमेटी से फर्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, कब आई थी ये, तो 1973 के अंदर इसको क्या किया था, स्टार्ट किया गया था। इससे देखो और क्या क्या एमसीक्यू बनता है, तो देखो इसका क्या नाम देते थे, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। इसका दूसरा नाम क्या था, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। इन्होंने देखो एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट था, 1 पीएचसी कितनी पॉपुलेशन के ऊपर, 50,000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, प्लस विथ 16 सब सेंटर फॉर ईच 3,000 to 3,500 पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस कमेटी ने देखो सबसे पहले तो इसको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी बोलते हैं इसको, 1973 में आई थी। इसके बाद में करतार सिंह कमेटी बोलते हैं इसको। और इसका क्या कॉन्सेप्ट था, एक पीएचसी बनाया जाए कहाँ पे, 50,000 की पॉपुलेशन पे, उसके साथ में 16 सब सेंटर बनाया जाए उसी 50,000 के अंदर। डिवाइड कैसे करोगे, तो 3,000 से लेके 3,500 आपको पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर लगाना है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 16 सब सेंटर प्लस एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे, 50,000 पॉपुलेशन पे। ये था मोटा मोटी बात हमारी किसकी, करतार सिंह कमेटी की। इसके बाद में देखिए थर्ड वन कौन सी, जंगलवाला कमेटी। तो देखिए जंगलवाला कमेटी के बारे में एमसीक्यू देखते हैं, तो ये थी 1962 में। इस कमेटी का देखो दूसरा नाम क्या था, सेकंड नेम भी पूछते हैं देखो एग्जाम के अंदर, ये एमसीक्यू है। ठीक है, इसका नाम क्या था, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसको कहा गया था, जंगलवाला कमेटी को। अच्छा सॉरी, इसको नहीं कहा था हमने, इसको तो हमने कहा था क्या, मुदालिर कमेटी। जंगलवाला कमेटी को क्या नाम दिया गया था, कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ऐसी कमेटी जिसने हेल्थ सर्विसेज का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, ये कौन सी कमेटी थी, जंगलवाला कमेटी।
तो देखिए सबसे पहले तो इस नाम से ही देख लो इंटीग्रेशन किया है इन्होंने किसका, हेल्थ सर्विसेज का, ठीक है। क्या समझ सकते हो इससे आप कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर जो कॉमन सीनियरिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक दूसरे की रैंक वाइज या फिर एक दूसरे सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक साथ में लाया जाएगा। इसके बाद में देखिए सेकंड वन कंसेक्यूटिव रिकॉग्निशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको उसको रिकॉग्निशन मिले कि हाँ आपको यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लाइक जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो पहले कहीं काम करके आए हैं या फिर हायर एजुकेशन लेके आए हैं, तो उनको और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो काफ़ी जगह है, काफ़ी जगह नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या देखने को मिलेगा आपको, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में देखने को मिलता है, जंगलवाला कमेटी के अंदर। नेक्स्ट, नो प्राइवेट प्रैक्टिस, तो देखो जंगलवाला कमेटी को जो है अपने एम्स वगैरह या फिर अपने जो भी ऐसे डिपार्टमेंट है जो इन सर्विस रहते हुए हमें दूसरा वर्क करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जंगलवाला कमेटी से काफ़ी अच्छा उन्होंने नॉलेज प्राप्त करके अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई है, ठीक है। क्योंकि इसी कमेटी ने ये सब हमें बताया था और इनको आगे जाके अडॉप्ट किया गया। तो नो प्राइवेट प्रैक्टिस, अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में अधिकार देते हैं, मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लगे हुए हैं या फिर जो लगना चाहते हैं, सोचते हैं हम प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद में देखिए फोर्थ वन कौन सी है, मुदालियर कमेटी। तो मुदालिर कमेटी कब आई थी, 1962 के अंदर। और ये अच्छा, जंगलवाला कमेटी आई थी 1967 में, ओके। मुदालिर कमेटी कब आई थी, 1962 में, ठीक है। दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, अभी यहाँ पे एकदम एक्यूरेट है। तो मुदालिर कमेटी को दूसरा नाम क्या दिया था हमने, वही जो इससे पहले बताया था हमने, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसको कहते हैं, मुदालियर कमेटी को। इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स विथ स्पेशलाइज्ड केयर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर किसी स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर केयर प्रोवाइड करना शुरू किया था, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ था, स्ट्रेंथ आ गई थी उनके अंदर। इन्होंने देखो एक कॉन्सेप्ट और निकाला था कि जो पीएचसी है वहाँ पे जो है वो 40,000 पॉपुलेशन से ज़्यादा की वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इन्होंने यहाँ बता दिया कि एक पीएचसी के ऊपर जो है वो 40,000 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है, इन्होंने क्या किया था, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर पीएचसी के ऊपर, ठीक है। क्वालिटी हेल्थ केयर इन्होंने क्या की थी, इम्प्रूव की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनल फिफ्थ वन कमेटी, कौन सी, बोर कमेटी। तो देखो बोर कमेटी कब आई थी, 1946 के अंदर। इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, तो देखिए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी कौन सी थी, बोहर कमेटी। इन्होंने देखो एक इम्पोर्टेंट प्लान लेके आए थे, इस प्लान को हम क्या कहते हैं, 3 मिलियन प्लान। तो 3 मिलियन प्लान कौन लेके आया था, बोहर कमेटी। 3 मिलियन प्लान के अंदर क्या करते हैं, पीएचसी का डेवलपमेंट करते हैं। दो स्टेज के अंदर करते हैं। फर्स्ट तो होता है कौन सा, शॉर्ट टर्म के अंदर। सेकंड वन होता है किसमें, लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। इन दो वे के अंदर क्या करते हैं, पीएचसी का डेवलपमेंट हम करवाते हैं। और इन्होंने देखो सबसे पहले क्या किया था, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट लाया था इन्होंने। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर
वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कितना 40,000 पॉपुलेशन का ही क्या इन्होंने बताया था, और साथ में यहाँ पे कितना बेड होने चाहिए, तो 30 बेड। ये हो गई हमारी कंप्लीट कमिटीज़ कि भाई सीएचएन के अंदर हमारी कमिटीज़ किस प्रकार से वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सीएचएन के अंदर, और इसके अलावा बाहर आपके एमसीक्यूज नहीं जाने वाला है। ठीक है, 2 करेक्शन मैंने आपको करवाए थे, किसमें, जंगलवाला में और मुदालेर में, तो इनको प्लीज़ आप करेक्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय, आंगनवाड़ी वर्कर को कौन सुपरवाइज करता है, मुख्य सेविका, मेल हेल्थ वर्कर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर को जो सुपरवाइज करने का जो है यहाँ पे कौन सुपरवाइज करता है, तो वो करता है मुख्य सेविका। ठीक है, मुख्य सेविका क्या रहेगा, अपना करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, एमसीक्यू है, ये आया था आईसीडीएस से। आईसीडीएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या फिर स्कीम। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या फिर स्कीम। इसके अंदर देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू, वन आंगनवाड़ी वर्कर कितने लोगों के लिए होती है, 100 पॉपुलेशन। ठीक है, आशा अलग है, आंगनवाड़ी वर्कर अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आईसीडीएस प्रोग्राम के अंदर कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, 100 आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, 100 आंगनवाड़ी वर्कर रहते हैं एक आईसीडीएस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के अंदर वो काम करता है उसी कम्युनिटी का जो पर्सन को आंगनवाड़ी मेंबर हम बनाते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर बनाते हैं। इसको कौन सुपरवाइज करता है, तो इसको जो है मुख्य सेविका इसको सुपरवाइज करती है। और देखिए, इसको जो है वो 4 मंथ की क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। एमसीक्यू आता है 1500, इसको क्या है पर मंथ जो है वो पैसे दिए जाते हैं। कब दिए जाएंगे, इनका वक्त, इनका काम क्या रहता है, तो देखो, प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइजेशन करवाना, हेल्थ चेकअप, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक है, इस प्रकार के काम करेगी कौन, आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, तो इसके बाहर आंगनवाड़ी वर्कर से एमसीक्यू नहीं पूछता, पर ध्यान में रखना कौन से प्रोग्राम के अंदर आती है, कौन सा प्रोग्राम के अंदर आती है, तो आईसीडीएस कितनी पॉपुलेशन कवर करती है, आईसीडीएस के अंदर कितने आंगनवाड़ी वर्कर रहते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, कितने या मंथ की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हो आंगनवाड़ी वर्कर के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द डाइल्यूएंट यूज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, मिक्सअप करने के लिए क्या डाइल्यूएंट हम यूज लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, डेक्सट्रोज, ग्लाइसरीन, या फिर नॉर्मल सेलाइन। तो देखिए, बीसीजी की वैक्सीन है वो आजकल किस फॉर्म के अंदर आती है, तो ये आती है फ्रिज ड्राइड पाउडर फॉर्म में। ठीक है, फ्रिज ड्राइड पाउडर फॉर्म के अंदर आती है, किसके लिए वर्क करती है, वर्क फॉर प्रोटेक्शन
एक तो टीबी और दूसरा ब्लैडर कैंसर को प्रिवेंट भी करती है बीसीजी की वैक्सीन। ठीक है, अब देखो फ्रिज ड्राइड वैक्सीन है तो इसको देखो अपन डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट हम किसके अंदर करते हैं, तो नॉर्मल सेलाइन के अंदर। नॉर्मल सेलाइन में क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं। डोज क्या रहती है इसकी, 8 बर्थ की बात कर दूं तो डोज कितनी रहती है, 0.05 ml क्या रहती है, डोज रहती है, फर्स्ट डोज। ठीक है, जो न्यू बोर्न को लगती है। ठीक है, तो बीसीजी किससे रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपन, नॉर्मल सेलाइन से। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन इन्फेंट विथ हाइड्रोसील इज सीन इन द क्लिनिक फॉर फॉलो अप विजिट एट 1 month ऑफ एज। ठीक है, एक इन्फेंट को यहाँ पे हाइड्रोसील देखा गया है। कब देखा गया, जब उसका 1 महीने पे उसका फॉलो अप विजिट किया गया। द स्क्रोटम इज स्मॉलर देन इट वॉज एट बर्थ। स्क्रोटम जो है वो स्मॉलर है, जब बर्थ हुई थी उससे भी छोटा यहाँ पे स्मॉलर स्क्रोटम देखने को मिला है। बट फ्लूइड इज स्टिल विजिबल ऑन लाइट। बट क्या है कि लाइट के अंदर भी, जब लाइट से देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, फ्लूइड अभी भी विजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज द फिजिशियन लाइकली टू रिकमेंड। तो यहाँ पे जो है वो फिजिशियन कौन सा एक्शन यहाँ पे रिकमेंड करेगा, रेफरल टू द सर्जन टू रिपेयर, क्या आपको सर्जन के पास में भेज देना इसको। मैसेजिंग द ग्रोइंग एरिया ट्वाइस ए डे अंटिल फ्लूइड इज गॉन, क्या आपको ग्रोइंग एरिया को मसाज करना है। कीपिंग द इन्फेंट इन ए फ्लैट सुपाइन पोजिशन अंटिल द फ्लूइड गॉन, फ्लैट और सुपाइन पोजिशन में रखना जब तक फ्लूइड यहाँ से रिमूव ना हो जाए। नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, द फ्लूइड इज रिजॉर्बिंग नॉर्मली। ठीक है, फ्लूइड का जो है वो रीअब्जॉर्बिंग हो जाएगा नॉर्मली, किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की यहाँ पे नीड नहीं होगी। क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो देखिए ये जो कंडीशन है इसके अंदर आपको किसी प्रकार के सर्जिकली ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है यहाँ पे, फिजिशियन क्या करेगा, किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की कोई नेसेसरी नहीं है, अपने आप जो है वो फ्लूइड है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई सीवियरिटी नहीं है। अगर हाइड्रोसील हुआ तो पेनलेस यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मसाज वगैरह हमें नहीं करना है, हो सकता है उससे पेन हो जाए। ठीक है, और इन्फेंट को जो फ्लैट पोजीशन के अंदर भी रख सकते हैं, और आप उसको, और बस आप उसको क्या है कि डिपेंडेंट पोजीशन नहीं देनी। ठीक है, लाइक जैसे ऐसी पोजीशन नहीं देनी जिससे कि उसके जो टेस्टिस है उसके जो स्टेटोम एरियाज के ऊपर प्रेशर अराइज हो। ठीक है, उससे वो पोजीशन नहीं देनी, बाकी आप उसको कोई भी पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, द फ्लूइड इज रिजॉर्बिंग नॉर्मली। ऐसी कंडीशन में जो है वो, क्योंकि बच्चा अभी कितना है, 1 महीने का है, तो अपने आप जो है वो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक नर्स है वो चाइल्ड को असेस कर रही है, चाइल्ड को क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है। सी इज लाइकली टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नर्स है वो क्या नोट करेगी ऐसी कंडीशन के अंदर, करंट जेली स्टूल आएगा बच्चे के, रीगेजिटेशन होगा, स्टेटोरिया होगा, या फिर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा। ठीक है, तो इस एमसीक्यू क्या करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे। और आप लोग इस एमसीक्यू का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं, और बाकी हम इसको डिस्कस हम कल करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। इसका आंसर जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और करंट जेली स्टूल किस में देखने को मिलता है, रीगेजिटेशन किस में देखने को मिलेगा, स्टेटोरिया किस में देखने को मिलेगा, इनके भी मुझे आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता। नहीं तो कल इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट यूपी यूएमएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज एक बार आप दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको एग्जाम में एमसीक्यू जाएंगे किस प्रकार के। ठीक है, वहाँ पे आपको जीके बेस भी एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग वगैरह भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सिलेबस के अंदर ये सब चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो एक बार आरएनसीसी की ऐप पे जरूर एक बार आप जाइएगा, वहाँ पे आप कंप्लीट पैटर्न देख सकते हैं। नहीं तो आप जो नीचे हमारा जो सपोर्टिव नंबर है इन पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि एक इससे भी बेहतरीन सेशन होने वाला है। थैंक यू सो मच।